साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे भारतीय संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित, और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में कह सकता हूं, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अर्थात आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के संदर्भ में, जिसमें उल्लेख किया गया है किनका, मौलिक अधिकारों का। देखिए साथियों, मौलिक अधिकारों पर बात करने से पूर्व अपने को ये जानना आवश्यक होता है कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकार ये दोनों किस प्रकार से भिन्न होते हैं। फिर मौलिक अधिकार का संविधान में उल्लेख किया गया है, तो मानव अधिकारों के लिए भी क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी जानना हमारे लिए क्या होता है, बेहद आवश्यक होता है। देखिए जरा, एक तो मैं लिख रहा हूं कौन सा अधिकार, मानव अधिकार। कौन सा अधिकार, मानव अधिकार। और दूसरा जो अधिकार होता है जिसको आज अपन पढ़ेंगे, कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार, जिसे अपन मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कौन से अधिकारों के बारे में, मानव अधिकारों के बारे में। देखिए साथियों, मानव अधिकारों के बारे में बात करें तो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको अपन मानव अधिकार कहते हैं। मनुष्य जब माँ की कोख से जन्म लेता है तो उसे ये नहीं पता होता कि मैं भारत में पैदा हो रहा हूँ, ब्रिटेन में हो रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में हो रहा हूँ या फिर किसी दूसरे देश में हो रहा हूँ। उनके द्वारा, प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसे अधिकार अपन कह सकते हैं जो उनको जिंदा रहने के लिए आवश्यक होते हैं, उनको अपन मानव अधिकारों की श्रेणी में मान सकते हैं। जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जरूरी होते हैं उसको अपन मानव अधिकार कहते हैं। जबकि मौलिक अधिकारों का मतलब है राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। कौन से लोकतंत्र को, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए किसी देश के संविधान में नागरिकों के लिए जो अधिकार उल्लेखित होते हैं उसको अपन कौन सा अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। दूसरी बात सुनिएगा, मानव अधिकारों की प्रकृति वैश्विक होती है। मानव अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, वैश्विक होती है। वैश्विक होने का मतलब है देश की सीमाओं का बंधन नहीं होता है। मैं भारत का निवासी हूं और मैं किसी दूसरे देश में गया तो वहां पर मुझे मौलिक अधिकार प्राप्त हो नहीं, वो आवश्यक नहीं है, लेकिन मुझे वहां पर क्या, मानव अधिकार प्राप्त होंगे। अर्थात देश की सीमाओं से बंधे नहीं रहते। कौन से अधिकार है, मानव अधिकार। जबकि मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार तो देश की सीमाओं के दायरे में रहने वाले व्यक्ति या नागरिक को प्राप्त होंगे। मैं दो शब्द बोल रहा हूं, देश की सीमाओं के भीतर रहने वाले व्यक्ति या नागरिक को प्राप्त होंगे। अलग अलग क्यों है व्यक्ति और नागरिक, इसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि मानव अधिकारों की प्रकृति वैश्विक होती है, जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है ये देश की सीमाओं के भीतर रहने वाले नागरिकों या व्यक्तियों को प्राप्त होती है। जैसे भारत का नागरिक मैं हूं और मुझे जो है किसी दूसरे देश में जाना पड़ा और वहां जाके मैं कहूं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, वो कहेंगे सॉरी, आप जिस देश के निवासी हैं उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दे रखे हैं तो उसी देश की सीमाओं के दायरे में जो आप आएंगे तभी आपको वो अधिकार प्राप्त होंगे। मानव अधिकार प्राप्त है, मुझे वहां किसी दूसरे देश में मेरे जीवन जीने की स्वतंत्रता बाधित हो रही है और मेरे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो मैं इस मामले को लेकर, मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर जो है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी वहाँ न्यायपालिका का सिस्टम रहता है, वहां पर जा सकता हूं। या फिर आजकल प्रत्येक देश में मानवाधिकार आयोग बने हुए हैं, प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग बने हुए हैं, उनको लेकर इस प्रकार की शिकायत कर सकता हूं। तो देखिए जरा, दोनों को समझना आवश्यक है, मानव अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। दूसरी बात सुनिए, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इस प्रकार का एक, अपन कह सकते हैं, एक चार्टर पेश किया गया। और इसके बाद जो है हम प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए जरा, बात करें कौन से अधिकारों के बारे में, मानव अधिकारों के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। मानव को मानव होने के नाते, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं, जो अधिकार प्राप्त होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं। दूसरी बात सुनिएगा, मानव अधिकारों की प्रकृति, मानव अधिकारों की प्रकृति वैश्विक होती है। मानव अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, वैश्विक होती है।
वैश्विक होती है अर्थात देश की सीमाओं का बंधन नहीं होता, अर्थात देश की सीमाओं का बंधन नहीं होता है, देश की सीमाओं का बंधन नहीं होता है। ऐसे अधिकारों को अपन क्या बोलते हैं? मानव अधिकार बोलते हैं। दूसरी ओर बात करें कौन से अधिकारों की? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों में क्या ध्यान में रखना है? किसी देश के संविधान में, किसी देश के संविधान में वहाँ के नागरिकों एवं व्यक्तियों को, अलग अलग शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, नागरिकों एवं व्यक्तियों को राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। कौन सा अधिकार कहते हैं? उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान से सुनिएगा। मौलिक अधिकार भिन्न है और मानव अधिकार भिन्न है। दूसरा मैंने एक शब्द लिखा, एक तो लिखा व्यक्ति और दूसरा लिखा नागरिक। क्या लिखा? एक तो नागरिक और दूसरा कौन सा? व्यक्ति। दोनों अलग अलग है। आप भारतीय संविधान का जब आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, आर्टिकल 16 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14, इनमें कई जगह आपको व्यक्ति मिलेगा और कई जगह नागरिक मिलेगा। नागरिक का मतलब है कि ऐसे अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होंगे, ऐसे अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। कौन कौन से? आगे अपन बात करेंगे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो वहां पर आपको शब्द मिलेगा कि नागरिक, कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। जबकि जैसे ही आप पढ़ेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, या आर्टिकल 17 पढ़ेंगे, या आर्टिकल 18 पढ़ेंगे, या आर्टिकल 20 पढ़ेंगे, 22 पढ़ेंगे, 23, 24, जो भी 15, 16, 19, 29 और 30 के अलावा जो अधिकार हैं, उसमें हर जगह क्या मिलेगा? व्यक्ति मिलेगा। और व्यक्ति का क्या मतलब हुआ? ऐसे अधिकार जो भारत के नागरिकों के अलावा, भारत में कोई भी विदेशी नागरिक अगर भारत में आया है, भारत में किसी काम के लिए आया है, या भारत में किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहा है, किसी पद पर कार्यरत है, उसको भी मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। विश्व के बहुत सारे अलग अलग देशों में वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन व्यक्तियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। लेकिन भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होंगे, इनके अलावा बाकी के सभी नागरिक, भारतीय नागरिकों के अलावा कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में किसी पद पर कार्यरत हैं, उन्हें भी ये अधिकार क्या होंगे? प्राप्त होंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो जहां व्यक्ति मिले, ऐसा समझना है कि ये ऐसा अधिकार है जो भारत के अलावा सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन है कहां पर? भारत की सीमाओं के अंदर। और जहां नागरिक मिले, उसका मतलब ये समझना है कि ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। आगे अपन बात करेंगे कौन कौन से आर्टिकल भारत के नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, और कौन कौन से दोनों को प्राप्त है। क्लियर हो गया? मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकारों का मतलब है मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जो अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मानव अधिकार बोलते हैं। ये तो संविधान में उल्लेखित किए गए, इनके लिए संविधान में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मुझे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का पोल्यूशन हो जाए, या इस प्रकार का अपन कह सकते हैं दोहन हो जाए, जो संसाधनों का दोहन हो जाए, या फिर मैं कहूँ खनिज इस प्रकार से दोहन करना शुरू कर दे, जिसके कारण मुझे जीवन जीने, यानी मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ये क्या है? मेरे मानव अधिकारों का उल्लंघन है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो है ही है, लेकिन साथ में मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है। इनके अलावा और मैं बताऊं आपको, जैसे कोई अपराधी है, उन्होंने अपराध किया और अपराध करने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में उसे पर्याप्त भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जेल में उसे इस प्रकार की कोई यातनाएं तो नहीं दी जा रही जिसके कारण जो है उसके जीवन जीने का अधिकार या जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वो सीमित तो नहीं हो रही।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर में कई बार मानव अधिकारों को लेकर मामला कई बार जो है ये यूएनओ में भी गया। किसको लेकर? मानव अधिकारों को लेकर। क्यों गया मानव अधिकारों को लेकर? कि वहां के जो नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, उनको घरों के अंदर कैद कर दिया गया है, उनको घरों के अंदर कैद कर दिया गया है, और कैद करने के कारण जो है उसे मानव अधिकारों का क्या हुआ है, वहां पर हनन हुआ है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा, मानव अधिकार अलग है और मौलिक अधिकार अलग है। यूएनओ के द्वारा कब? 10 दिसंबर को। कौन सी डेट ध्यान में रखिएगा? 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के संदर्भ में प्रयास किए गए, और उसके बाद जो है, उसके बाद प्रत्येक देश ने भी मानव अधिकारों के लिए मानव अधिकार आयोग जैसी संस्थाओं का क्या क्या गठन किया। भारत में भी मानवाधिकार आयोग हैं, और प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया है? गठन किया गया है। और इसीलिए हम प्रतिवर्ष कौन सी दिसंबर को? 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहां पर दो बातें क्लियर रखनी है आपको, मानव अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। मानव अधिकारों की प्रकृति मैंने बताया कैसी है? वैश्विक है। देश की सीमाओं से इनकी जो प्रकृति बंधी हुई नहीं है, मतलब देश की सीमाओं से इनका बंधन नहीं है। मैं भारत का हूं और विदेश में जाऊंगा तो भी मुझे मानव अधिकार प्राप्त होंगे, मौलिक अधिकार प्राप्त हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। जबकि मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये किसी देश के संविधान में प्रदत्त वहां के नागरिकों और व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना। और किसके लिए होते हैं? तो राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। किन के लिए होते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहां से होती है, और उसके बाद धीरे धीरे भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को लेकर कौन कौन सी समितियां बनती हैं, और पहले कितने मौलिक अधिकार थे और आजकल कितने मौलिक अधिकार हैं, कहां पर किसका उल्लेख किया गया। एक एक बात को आपको कंपैरिजन में पढ़ना है, तुलनात्मक रूप से पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहने वाला है मौलिक अधिकार। देखिए जरा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 1215 में, कौन सा वर्ष ध्यान में? 1215 ईस्वी ना। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट और ब्रिटेन के सम्राट का नाम था सम्राट जॉन। 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने ब्रिटेन के नागरिकों के लिए एक अधिकार पत्र दिया। क्या दिया? एक अधिकार पत्र दिया गया, और इस अधिकार पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। अधिकार पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। विश्व का प्रथम देश ब्रिटेन। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने ब्रिटेन के नागरिकों के लिए एक अधिकार पत्र दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। यह मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रथम प्रयास था। ये जो मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र था, यह मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रथम प्रयास था। मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रथम प्रयास था। मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या था? प्रथम प्रयास था। इस बात को आपको क्लियर रखना है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रथम प्रयास ब्रिटेन में किया गया 1215 में, और ब्रिटेन के सम्राट का क्या नाम था? सम्राट जॉन। और वहीं से शब्द आया कौन सा? मैग्ना कार्टा। वहीं से शब्द कौन सा आया? मैग्ना कार्टा। जब भारतीय संविधान के भाग 3 में भी इस प्रकार के मौलिक अधिकार उल्लेखित किए गए, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को अपन क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथियों, कोई कारण पता होना चाहिए, भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा भाग 3 को क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में भी नागरिकों के लिए क्या दे रखे हैं? मौलिक अधिकार दे रखे हैं। इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रथम प्रयास जो 1215 ईस्वी में किया गया, ब्रिटेन के सम्राट ने जो अधिकार पत्र दिया उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। और उसके बाद विश्व के जिन जिन देशों के संविधान में इस प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया, उस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर रखिएगा बात को, मैग्ना कार्टा भाग 3 को क्यों कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा, विश्व का वो प्रथम देश कौन सा जिन्होंने अपने संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार उल्लेखित किए? विश्व का वह प्रथम देश कौन सा जिन्होंने अपने संविधान में मौलिक अधिकार उल्लेखित किए? वो देश आपको ध्यान में रखना कौन सा? अमेरिका। देखिए जरा, विश्व का प्रथम देश जिन्होंने अपने संविधान में
जिन्होंने अपने संविधान में मौलिक अधिकार उल्लेखित किए, मौलिक अधिकार उल्लेखित किए। विश्व का प्रथम देश जिन्होंने अपने संविधान में मौलिक अधिकार उल्लेखित किए वो कौन सा देश, ध्यान में रखेंगे आप, अमेरिका। और इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, क्या अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख था? नहीं, मूल संविधान में नहीं था। अमेरिका के संविधान में भी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन करके कौन से अधिकार जोड़े गए, मौलिक अधिकार जोड़े गए। इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कथन और कारण को लेकर, क्या अमेरिका के संविधान के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान था? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बाद में संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है 1895 में किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, आपने देखा होगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बंबई में स्वराज्य विधेयक पर बोलते। और इसी बिल पर, इसी स्वराज्य विधेयक को लेकर जब बंबई में चर्चा चल रही थी तो 1895 में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो आपको ध्यान में रखना है 1895 में भारत के नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। अच्छा प्रश्न हो सकता है, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कौन से वर्ष में की गई? 1895 में। और यहां पर कौन सा आपको ध्यान में रखना है, स्वराज्य विधेयक पर चर्चा करते हुए, कौन से विधेयक पर? स्वराज्य बिल पर चर्चा करते हुए सर्वप्रथम भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई। कौन से वर्ष में? 1895 में। इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है कि 1928 में आपको पता होगा कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया था, और उन्होंने, नेहरू कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। तो दूसरा आपको ध्यान में रखना है 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। लेकिन आप सभी को पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री क्या दिया था, मांग पत्र दिया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पहली बार उल्लेख कर दिया गया कि इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने। अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीयों से संविधान का निर्माण नहीं होगा, तो नेहरू जी ने बर्केनहेड की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, जो भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में अपन प्रथम प्रयास कह सकते हैं। हालांकि नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उस नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। इसके बाद साथियों आपको ध्यान में रखना है 1931, कौन सा? 1931। और 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 1931 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई? आपको ध्यान में रखना है 1931 और 1931 का कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसके बाद साथियों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की कुछ धाराओं में यह प्रावधान किया गया था कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल स्थान
या फिर इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में बात करें तो इसको लेकर धीरे धीरे मौलिक अधिकारों को जो है मजबूती के साथ पेश करने का प्रयास किया जा रहा था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि नागरिकों के लिए भी कुछ अधिकार होना चाहिए और इसमें ऐसी कुछ धाराएं जोड़ी जिसमें उल्लेख किया गया था कि जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर या इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि कौन सा भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, कानूनी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस ये लिखा गया था कि इनके आधार पर भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रथम प्रयास कौन से अधिनियम में किया, वो आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में, 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत के नागरिकों के लिए यह प्रावधान था कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसी को लेकर आप लोगों को पता होगा कि ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है और इसमें पहली बार उल्लेख किया गया था कि भारत के नागरिकों के लिए जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 1945 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होता है। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होता है और इस तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन होता है इसमें कहा गया कि ये जो मौलिक अधिकार जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं इनको दो भागों में बांटा जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांटा जाना चाहिए, एक तो वाद योग्य और दूसरा कौन सा, अवाद योग्य। कौन से, एक तो वाद योग्य और दूसरा कौन सा, अवाद योग्य। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1935 के अधिनियम के बाद 1945 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में इस प्रकार के अधिकारों को लेकर एक समिति का गठन किया गया और इस समिति में मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांटने की बात कही, एक तो वाद योग्य और दूसरे कौन से, अवाद योग्य। वाद योग्य का मतलब है कुछ ऐसे अधिकार उसका अगर उल्लंघन हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाया जा सकेगा और कुछ ऐसे अधिकार होंगे जिसका उल्लंघन होने पर किसी भी प्रकार के न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय होंगे और कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है और तेज बहादुर सप्रू का नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद गठन होता है किसका, संविधान सभा का। तो संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को लेकर दो समितियों का गठन हुआ था। मौलिक अधिकारों को लेकर कितनी समितियां बनी थी, दो समितियां बनी थी। एक तो मौलिक अधिकार समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरी बनी थी मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे कौन, जे.बी. कृपलानी। तो ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को लेकर दो समितियां बनी थी, आपको ध्यान में रखना है। एक तो बनी थी मौलिक अधिकार समिति, कौन सी बनी थी, मौलिक अधिकार समिति, और दूसरी आपको ध्यान में रखना है कौन सा, मौलिक अधिकार उप समिति। दूसरी कौन सी ध्यान में रखेंगे, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो मौलिक अधिकार उप समिति बनी थी इसके अध्यक्ष थे कौन, जे.बी. कृपलानी,
इसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को लेकर 2 समितियां ध्यान में रखनी है। एक मौलिक अधिकार समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरी मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अब साथियों आपको ध्यान में रखना है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार उल्लेखित थे। कुल 7 मौलिक अधिकार उल्लेखित थे। कुल 7 मौलिक अधिकार क्या थे? उल्लेखित थे। कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित थे? 7 मौलिक अधिकार उल्लेखित थे। कौन से भाग में? भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 3 के अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक जो हैं, ये कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार उल्लेखित थे। और ये मौलिक अधिकार कौन से देश से ग्रहण किए गए? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार कौन से देश से ग्रहण किए गए? अमेरिका से। कौन से देश से ग्रहण किए गए? अमेरिका से ग्रहण किए गए, क्योंकि अमेरिका ही विश्व का प्रथम देश था जिन्होंने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है या सकारात्मक? मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है या सकारात्मक? आपको ध्यान में रखना है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है ये नकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं? जब से मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक क्यों है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक क्यों है, तो यहां आपको ध्यान में रखना है। आप जब आर्टिकल देखते हैं ना, कोई भी आर्टिकल उठा के देख लीजिएगा, जैसे आप अनुच्छेद देखेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित, उसमें लिखा है राज्य ऐसा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? राज्य ऐसा नहीं करेगा। ये नई नई शब्द बार बार आ रहा है ना, इसलिए ऐसा माना जाता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है? नकारात्मक है। दूसरी सुनिएगा, मौलिक अधिकारों को राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध, अब मैं बात करूंगा राज्य का क्या मतलब है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। किसके विरुद्ध अधिकार है? ये राज्य के विरुद्ध है। किनको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त। ध्यान से सुनेगा, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है किनको? नागरिकों को। ठीक है। और इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। ये कहां से लिए गए? ये लिए गए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए, क्योंकि अमेरिका ही पहला देश था जिन्होंने अपने संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों जैसा प्रावधान किया। नेक्स्ट आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताइएगा जरा, मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है, या मौलिक अधिकार वाद योग्य है या अवाद योग्य? मौलिक अधिकार वाद योग्य है या अवाद योग्य? और वाद और अवाद क्या क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये वाद योग्य है या फिर अवाद योग्य? वाद योग्य को मैं कह सकता हूं न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय। न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय। न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय। और न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय का क्या मतलब हुआ? कि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका में जाने का अधिकार रहेगा, अनुमति रहेगी। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का मतलब होता है, शब्दों को बिल्कुल इजी वे में समझिएगा। अब न्यायालय अपन पढ़ते हैं हमेशा कि वाद योग्य है, वाद योग्य, लेकिन वाद योग्य का क्या मतलब है? या फिर प्रश्न आपसे पूछे कि बताइए न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का क्या मतलब हुआ? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का मतलब है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है
तो न्यायपालिका में जाने का अधिकार होगा। तो न्यायपालिका में जाने का अधिकार हो, यानी न्यायपालिका में अपन जा सकते हैं। और दूसरा मैंने लिखा अवाद योग्य, और अवाद योग्य होने का मतलब है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होने का मतलब है कि अगर ऐसे अधिकार या ऐसी कुछ बातें जो संविधान में उल्लेखित हैं लेकिन उसको लागू नहीं करें या उसका उल्लंघन हो जाए तो अपन न्यायपालिका में नहीं जा सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहूं तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अगर राज्य लागू करे तो भी अच्छी बात है, नहीं करे तो अपन इसको लेकर न्यायपालिका में नहीं जा सकते। जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है, आर्टिकल कोई सा भी ले लें जो मौलिक आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जैसे मैं कहूँ आर्टिकल 47 या आर्टिकल 48 में कह रहा है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा, नहीं भी लगाए दोनों राज्य पे डिपेंड है। अगर नहीं लगाए तो अपन इसको लेकर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। जैसे आर्टिकल 47 कह रहा है कि राज्य शराब पर प्रतिबंध लगाएगा, अर्थात मदिरा जो है उस पर प्रतिबंध लगाएगा। कई राज्यों ने लगाया है, कई ने नहीं लगाया। यानी अगर ये मौलिक अधिकारों में उल्लेखित होता या फिर ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय होते, तो अगर राज्य नहीं लागू करता तो अपन कहां जा सकते थे, न्यायपालिका में जा सकते थे। लेकिन मौलिक अधिकारों को परिवर्तनीय बनाया गया, नीति निर्देशक तत्वों को परिवर्तनीय नहीं बनाया गया। आगे मैं दोनों को कंपैरिजन में आपको बताऊंगा तुलनात्मक रूप से किस प्रकार आपको मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ना है। अब बात करते हैं, मैंने कहा मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। एक बार मैं आपको बता रहा हूं मूल संविधान में 7 अधिकार कौन कौन से थे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कौन सा, समानता का अधिकार। कौन सा ध्यान में रखिएगा, समानता का अधिकार। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा ध्यान में रखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आप ध्यान में रखेंगे कौन सा, तीसरा आप ध्यान में रखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 पे आप ध्यान में रखेंगे कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 पे आप ध्यान में रखेंगे कौन सा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। नंबर 6 पे अधिकार था कौन सा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और नंबर 7 पे आप ध्यान में रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 अधिकार थे। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। इसके आर्टिकल भी आप ध्यान में रख सकते हैं। समानता के अधिकार का उल्लेख था आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18, यानी कुल कितने, 5। माइनस नहीं करना है 18 से 14, कुल 5 ऐसे आर्टिकल थे जो समानता के अधिकार से संबंधित थे। 14, 15, 16, 17 और 18। इसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 19 से लगाकर आर्टिकल 22 तक जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख था। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो हैं ये शोषण के विरुद्ध आर्टिकल थे। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता में आप ध्यान में रख सकते हैं आर्टिकल 25 से लगाकर आर्टिकल 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का आर्टिकल 29 और 30। संपत्ति के अधिकार का था आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 में किसका उल्लेख था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35। तो 12 और 13 ये भी महत्वपूर्ण है और 13 तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं मान सकता हूं। कौन से आर्टिकल को, अनुच्छेद 13 को। तो अनुच्छेद 13 भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 12 के बारे में भी बात करेंगे और 33, 34 और 35 जहां से आजकल यहीं से अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अपन सामान्यतः क्या करते हैं, आर्टिकल जैसे मौलिक अधिकार की बात आते हैं अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में जो है कानूनी समानता की बात की गई। प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं कि बताइएगा जरा 13(3) में किसका उल्लेख है, 13(2) में किसका उल्लेख है,
आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, आर्टिकल 33 क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 34 क्या कह रहे हैं और आर्टिकल 35 क्या कह रहे हैं। ये भी सारे के सारे अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी क्या होगा, आपके संविधान के प्रति समझ जो क्या होगी, बेहतर होगी। अब बात करते हैं वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संविधान संशोधन, कौन से 44वें संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के से समाप्त करके, कौन से अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से समाप्त करके आर्टिकल 301 के तहत कैसा अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, और संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 300A में। आप कहेंगे कानूनी अधिकार बनाने से और मौलिक अधिकार में क्या भिन्नता है, ये भी पता होना चाहिए। भाई मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है, तो इसको लेकर क्या ऐसा फर्क पड़ा जो कानूनी अधिकार में प्राप्त नहीं होगा और मौलिक अधिकार में जो प्राप्त था, ये भी समझना बेहद ज्यादा हो सके। अगर इसी प्रकार से आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आपकी समझ जो है, समझ जब बेहतर होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तभी आप जो है एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अपन पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों को से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में शामिल करने से क्या बातें थी या क्या बातें हैं जो मौलिक अधिकारों में जो है वे संपत्ति के अधिकार को ज्यादा शक्ति प्राप्त थी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है, कानूनी अधिकार, कौन से वो आर्टिकल में है, आर्टिकल 300A में। एक बात यहां पर और क्लियर करिए, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। विशेषताओं में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो आपको स्पष्ट क्लियर ध्यान में होना चाहिए, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जरा, मैंने कहा एक तो है आपके मौलिक अधिकार, कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार, और एक मैंने बताया कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार, जैसे देखिए संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का जो ये अधिकार था, ये पहले किस में था, मौलिक अधिकारों में, लेकिन अब हटाकर इसमें कहां डाल दिया गया है, कानूनी अधिकार में। एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी कोरोना काल चल रहा था, और कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी होटलें जो निजी थी, निजी लोगों की संपत्ति थी, बहुत सारी बसें, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे हॉस्पिटल जो निजी क्षेत्र के थे, लेकिन सरकार ने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया, लिया कि नहीं लिया। बहुत सारी ऐसी होटलें थी, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल थे, बहुत सारे ऐसे निजी वाहन थे जो थे तो निजी प्राइवेट संपत्ति थी, लेकिन सरकार ने लोक कल्याण के लिए, किन के लिए, लोक कल्याण के लिए सरकार ने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। लोक कल्याण का मतलब है जनता के कल्याण के लिए, क्योंकि सरकार के पास इतने संसाधन थे नहीं, एकदम से कोरोना आ गया इतना भयंकर, तो उस स्थिति में निजी जो हॉस्पिटल थे उनको सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया, और होटलें जो बंद पड़ी थी वहां पर कोविड सेंटर बना दिया गया। अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो क्या ऐसा कर पाती सरकार, नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि अपन कहां पहुंच जाते, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंच जाते, और वहां पर जाके क्या कहते कि ये मेरा अधिकार है, मेरी संपत्ति भले पड़ी रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार मेरी संपत्ति को कैसे अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन जैसे इसको कानूनी अधिकारों में शामिल किया, तो कानूनी अधिकारों में शामिल होने से आप न्यायपालिका में तो जा सकते हैं, लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लोक कल्याण के लिए या फिर सार्वजनिक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए या फिर सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। बस इसीलिए जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कहां डाला गया, कानूनी अधिकार में शामिल किया गया। आप न्यायपालिका में तो जा सकते हैं, कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका में स्पष्ट रूप से जो है वो सरकार अपना पक्ष रखते हुए क्या कहेगी कि हमने जिन होटलों और हमने जिन हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया है,
वो सार्वजनिक हित के लिए और लोक कल्याण के लिए किया है, न कि सरकार ने अपने निजी किसी प्रकार से लिया है। भाई हमने जनता की हित चाहिए और हमने जनता को इस कोविड से छुटकारा दिलाने के लिए जो है ये निजी जो हॉस्पिटल हैं या निजी जो आपके क्या कह सकते हैं होटलें हैं, उनका अधिग्रहण किया है। किन के लिए क्या है? लोक कल्याण के लिए। ये संपत्ति का अधिकार जो है अगर मौलिक अधिकारों में शामिल होता तो राज्य ऐसा कभी नहीं कर पाता। इसीलिए आवश्यकता पड़ी, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है और समय के साथ परिवर्तन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर किसमें डाला गया? कानूनी अधिकार। क्लियर है ना बात? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में होता तो क्या होता, और मौलिक संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकारों में है, तो दोनों में फर्क आप जरूर समझिएगा। अब बात करते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले अपन बात करें आर्टिकल 12, और आर्टिकल 12 में क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। क्योंकि मौलिक अधिकार किन के विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब राज्य का मतलब क्या? सामान्यतः अपन राज्य का मतलब समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, जो भी ये स्टेट है, ये नहीं। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य का मतलब क्या होगा। तो यहां पर राज्य की परिभाषा दी गई आर्टिकल 12 में, और आर्टिकल 12 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार या भारत सरकार एवं संसद, और इस संसद के कैसे कार्य? विधायी कार्य। राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होंगे बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 12 में। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या लिखा गया है? राज्य सरकार, राज्य सरकार, और राज्य में क्या होती है भाई? विधानमंडल। राज्य में क्या होती है? विधानमंडल, और विधानमंडल के कैसे कार्य? विधायी कार्य। विधानमंडल के कैसे कार्य? विधायी कार्य। तीसरा आपको ध्यान में रखना है स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, ये सारे के सारे राज्य की परिभाषा में क्या होंगे? शामिल होंगे। आप कहेंगे स्थानीय प्राधिकरण का क्या मतलब है? ये भी जाना आवश्यक है। स्थानीय प्राधिकरण का मतलब होता है ऐसी संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो सरकार से वित्त पोषित हो, जो किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी कर सकती हो, किसी भी प्रकार का अधिपत्र जारी कर सकती हो, ऐसी संस्थाओं को भी राज्य की परिभाषा में क्या माना जाएगा? शामिल माना जाएगा। ऐसी संस्थाएं जो सरकार से वित्त पोषित हो और जो क्या कर सके? जो किसी भी प्रकार की अधिसूचना या फिर क्या जारी कर सके? अधिपत्र जारी कर सके, ऐसी संस्थाएं भी राज्य की परिभाषा में क्या होगी? शामिल होगी। अर्थात राज्य की परिभाषा स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 के अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 जब अपन पढ़ेंगे उसमें भी राज्य की परिभाषा का स्पष्ट रूप से क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। आज अपन मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों में आपको ध्यान में रखना है भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, और तीसरा आपको ध्यान में रखना है स्थानीय प्राधिकारी। ये राज्य की परिभाषा में क्या होंगे? शामिल होंगे। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 13 के बारे में। साथियों 395 आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, लेकिन आपसे पूछे कि बताइएगा जरा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? और अगर मुझे पूछा जाए तो मैं तो कहूंगा आर्टिकल 13। क्यों है इतना महत्वपूर्ण? आइए जानते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 के बारे में ध्यान में रखना, आर्टिकल 13 के 4 पार्ट हैं वर्तमान। 13 1, 2, 3 और 4, एक एक के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 13 1। कौन से अनुच्छेद के बारे में बात करें? आर्टिकल 13 1। आर्टिकल 13 1 में लिखा गया है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि, संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि है, संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि है, और वो विधि मौलिक अधिकारों, संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि। पूर्व की विधि का मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950 से पूर्व भी तो भारत में बहुत सारे कानून थे, तो संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि है। और 26 जनवरी 1950 को जब मौलिक अधिकार लागू हुए
तो उस विधि और मौलिक अधिकारों के बीच में कोई टकराव है या उस विधि के कारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो विधि शून्य हो जाएगी, मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि है और वो विधि मौलिक अधिकारों में, वो विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो वह विधि शून्य हो जाएगी, वह विधि शून्य हो जाएगी, मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे। वह विधि शून्य हो जाएगी, मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियर रहिएगा। 26 जनवरी 1950 से पूर्व की कोई विधि है, देखिए जरा, ये कोई विधि है जो पहले की बनी हुई, मान लेते हैं ये 1935 में कोई विधि बनी, 1935 में कोई विधि बनी, और अब जो है 26 जनवरी 1950 को कोई संविधान लागू हुआ, अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अब पहले इसकी कोई विधि बनी हुई थी और जैसे ही संविधान लागू हुआ तो इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और विधि इस मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है, हनन कर रही है। विधि मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है, हनन कर रही है। तो ऐसी स्थिति में वो विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और उस स्थिति तक शून्य हो जाएगी जिस स्थिति तक वो मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है, हनन कर रही है। मौलिक अधिकार किसी भी कीमत पर शून्य नहीं होंगे। ये बात कौन सा आर्टिकल कह रहा है, अनुच्छेद 13(1) कह रहा है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार अपने को ध्यान में रखना। देखिए जरा, ये संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने का भी। और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में भी सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 13। देखिए जरा, बिल्कुल देखिएगा, ये संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि है। भाई ये जो है, ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इससे पहले का कोई कानून है, ठीक है। अब जैसे ही संविधान लागू हुआ, ये संविधान में मौलिक अधिकार है, ये संविधान के क्या है, मौलिक अधिकार है, और ये क्या है, संविधान के लागू होने की पूर्व की विधि है। और जैसे ही मौलिक अधिकार लागू हुए तो कुछ ऐसी बातें इसमें उल्लेखित थी, ऐसी बातें इस 1935 में या कोई भी ऐसी विधि थी जिसमें उल्लेखित थी, जिसके कारण मौलिक अधिकार और इस विधि में क्या हो रहा था, टकराव हो रहा था। और ये विधि क्या कर रही थी, मौलिक अधिकारों का क्या कर रही थी, उल्लंघन कर रही थी। और मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो आर्टिकल 13(1) क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा वहां तक जहां तक मौलिक अधिकारों में टकराव की स्थिति है, तो ये विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और विधि शून्य होने का मतलब है जहां जहां टकराव होगा वो विधि छुप जाएगी, किन के पीछे, मौलिक अधिकारों के पीछे। मौलिक अधिकार कभी शून्य नहीं होंगे। और इस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आच्छादन का मतलब होता है ढकना। आच्छादन का मतलब क्या होगा, ढकना। वो विधि ढक जाएगी कहां तक, जहां तक मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मतलब मौलिक अधिकार प्रभावी रहेंगे, विधि पीछे ढक जाएगी, छिप जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 13(1). 13(1) क्या कह रहे हैं, संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि है। कब की विधि है, संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और संविधान के लागू होने की पूर्व की विधि और मौलिक अधिकारों के बीच में टकराव की स्थिति हो तो मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे, वो विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल कौन सा, 13(2). आर्टिकल 13(2) और 13(2) क्या कह रहे हैं कि संविधान के लागू होने के बाद की कोई विधि, संविधान के लागू होने के बाद की कोई विधि, संविधान के लागू होने के बाद की कोई विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। संविधान के लागू होने की बाद की विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वह विधि शून्य हो जाएगी, वह विधि शून्य हो जाएगी, विधि शून्य हो जाएगी।
मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे, विधि शून्य हो जाएगी। मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे, मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे। अब सुनिएगा जरा, क्या लिखा गया है कि संविधान के लागू होने के बाद की कोई विधि, भाई संविधान तो लागू हो गया था कब, 26 जनवरी 1950 को। संविधान तो कब लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। और मान लेते हैं 2020 में कोई विधि बनी, 2020 में कोई विधि बनी, और जैसे ये विधि बनी तो मौलिक अधिकार और इस विधि के बीच में क्या हो गया, टकराव की स्थिति हो गई। और टकराव की स्थिति ये हुई कि मौलिक अधिकारों का वो विधि क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। तो यहां पर क्या लिखा गया है, वो विधि शून्य हो जाएगी, मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे। और आर्टिकल 13(2) ही किसकी शक्ति प्रदान करता है, न्यायपालिका को, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। और इसी में से एक आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 13(2). न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि संविधान सर्वोच्च विधि है भारत में, और संसद को यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को संविधान के दायरे में रहते हुए कानूनों का निर्माण करना होगा और लागू करना होगा। और न्यायपालिका को संविधान का क्या माना गया है, अभिभावक या संरक्षक माना गया है। अगर संसद किसी प्रकार की कोई विधि बनाए या राज्य की विधानमंडल किसी प्रकार की कोई विधि बनाए और वो विधि मौलिक अधिकारों को हनन करे, तो न्यायपालिका को यह अधिकार होगा कि वो विधि को क्या कर सकते हैं, विधि को समाप्त भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया 13(2) के बारे में, सुनिएगा जरा, बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। 13(2) क्या कह रहा है, ये संविधान है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ठीक है। इसमें मौलिक अधिकार है भाग 3 में। ये संसद ने कोई विधि बनाई है, और ये विधि कब बनाई है, तो मान लेते हैं ये विधि बनाई आपके कब, ये विधि बनाई गई 2020 में। और जैसे ये विधि बनी तो मौलिक अधिकार और इस विधि के बीच में क्या हो गया, टकराव हो गया, यानी वो विधि मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है, हनन कर रही है। तो 13(2) क्या कह रहे हैं, मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे, वो विधि शून्य हो जाएगी। और यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विधि की वो धाराएं, जैसे कोई विधि थी और मान लेते हैं इस विधि में 20 धाराएं थी, कितनी धाराएं थी, इस विधि में 20 धाराएं थी, तो 20 की 20 धाराएं समाप्त नहीं होंगी। इन 20 में से मान लेते हैं 3 ऐसी धाराएं थी जो मौलिक अधिकारों का क्या कर रही थी, हनन कर रही थी। 20 में से 3 ऐसी धाराएं थी जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही थी, वो 3 धाराएं ही क्या होगी, शून्य हो जाएगी, या फिर 3 धाराएं क्या हो जाएगी, वहां से पृथक हो जाएगी। और इसी को बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ये 20 धाराएं हैं, 30 धाराएं, और ये संविधान है। तो 20 में से मान लेते हैं कि ये कुछ धाराएं थी जो ये 3 धाराएं थी, ये 3 ऐसी धाराएं थी जो क्या कर रही थी, मौलिक अधिकारों का हनन कर रही थी। ये धाराएं क्या होगी, वहां से पृथक हो जाएगी, बाकी का कानून समाप्त नहीं होगा, बाकी का कानून प्रभावी ही रहेगा। तो 17 धारा, यहां पर 20 में से कितनी, 17 तो प्रभावी रहेगी, लेकिन 3 धाराएं क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। 3 धाराएं उस विधि से क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी। इतने प्रभावशाली है भारतीय संविधान के क्या, मौलिक अधिकार। अपन सामान्यतः आर्टिकल 13 को छोड़ ही देते हैं। कितना महत्वपूर्ण आर्टिकल 13 जो मौलिक अधिकारों को क्या प्रदान करता है, एक प्रकार से इतनी शक्ति प्रदान करता है। और न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कौन सा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 13(2) प्रदान करता है कि संसद कोई ऐसा कानून बनाए और उसके द्वारा जो है संसद विधानमंडल कोई भी बनाए, विधि कोई भी बना सकता है। आगे अपन बात करेंगे, विधि की परिभाषा भी दी गई है। और उसके कारण मौलिक अधिकार प्रभावित हो तो मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे, विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और 13(2) में जो सिद्धांत होता है उसको अपन बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। और पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब है कि वो विधि में वो धाराएं क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी, और बाकी की सारी धाराएं क्या रहेगी, प्रभावी रहेगी। अब वर्तमान में बदलते एग्जाम पैटर्न में यहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, या फिर मैं बात कहूं कि इनकी 13(1) क्या है, 13(2) क्या है, संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है, संविधान के लागू होने के बाद की विधि के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। एक बात बता रहा हूं, देखिए जरा, ये है 26 जनवरी 1950,
26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। आर्टिकल 13(1) क्या कह रहा है? 26 जनवरी 1950 के पूर्व की विधि। और आर्टिकल 13(2) क्या कह रहा है? 26 जनवरी 1950 के बाद की विधि। क्लियर है ना बात? बस एक इस प्रकार से ध्यान में रख लीजिए। 13(1) क्या कह रहा है? 26 जनवरी 1950 से पूर्व की विधि। और 13(2) क्या कह रहा है? 26 जनवरी 1950 के बाद की विधि। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 13(3). कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 13(3). और आर्टिकल 13(3) में दी गई है विधि की परिभाषा। क्या दी गई है? विधि की परिभाषा। जब अपन विधि कर रहे हैं तो विधि है क्या, इसको भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। विधि की परिभाषा के बारे में बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है विधि की परिभाषा क्या होगी। बिल्कुल लिखा गया है कि संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून, या तो केंद्र में संसद बनाएगी और राज्य में कौन बनेगी? विधानमंडल। दूसरा सुनिएगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। और तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार की जारी की गई अधिसूचना, अधिपत्र, अधिपत्र को मैं कह सकता हूं वारंट, किसी भी प्रकार का नियम, किसी प्रकार का उपनियम या फिर विधि को प्रभावी बनाने वाली प्रथाएं, विधि को प्रभावी बनाने वाली प्रथाएं विधि की परिभाषा में शामिल होगी, विधि की परिभाषा में शामिल होगी, विधि की परिभाषा में क्या होगी? शामिल। बिल्कुल विधि की परिभाषा स्पष्ट लिख ली गई है। विधि की परिभाषा का मतलब क्या? कहा संसद एवं विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून, राष्ट्रपति, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ये विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या जारी करते हैं? अध्यादेश। राष्ट्रपति जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश या फिर किसी भी प्रकार की जारी की गई अधिसूचना, अधिपत्र, नियम, उपनियम, विनियम या फिर ऐसी प्रथाएं जो विधि को प्रभावी बना रही हैं, वो विधि की परिभाषा में क्या होगी? शामिल होगी। क्लियर है? विधि का मतलब क्या बिल्कुल परिभाषित किया गया है आर्टिकल 13(3) में। नेक्स्ट आर्टिकल ध्यान में रखना है आर्टिकल 13(4). 13(4) मूल संविधान में नहीं था। 13(4) को कब जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया, 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। और 13(4) में क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। मैं बात करूंगा कब, जब संविधान में संशोधन को लेकर जब बात आई और कहा मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट हो सकता है अथवा नहीं हो सकता, उस समय जब बात करेंगे शंकरी प्रसाद वाद, सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, इन सारे वादों के बारे में भी बात करेंगे जहां से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसी समय मैं फिर से रिपीट करूंगा कौन सा आर्टिकल? 13(4). एक बार थोड़ा सा आपको यहां ध्यान में रखना है कि 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो विधि की परिभाषा में शामिल है, जो विधि की परिभाषा में शामिल है, इनके द्वारा मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो विधि की परिभाषा में शामिल हैं, इनके द्वारा मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इनके अलावा, क्योंकि मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है कौन सा? संविधान संशोधन।
इसमें कहीं पर भी विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन नहीं है। तो यहां पर क्लियर कर लिया गया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, अर्थात संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे अपन बात करेंगे संविधान संशोधन को लेकर कौन कौन से अमेंडमेंट मौलिक अधिकारों में किए गए और उससे पूर्व कौन कौन से वाद थे जो मौलिक अधिकारों में संशोधन को लेकर थे, उसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। शंकरी प्रसाद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सज्जन सिंह वाद में क्या कहा, गोलकनाथ वाद में कैसे अपने निर्णय को पलट दिया और उसके बाद में केशवानंद भारती वाद में क्या कहा, इन तमाम पहलुओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन कब, जब संविधान में और मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात करेंगे उस समय। आज के लिए बस इतना ही। अभी शुरुआत नहीं हुई है मौलिक अधिकार, अभी तो केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित जहां से आज के एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में यहां से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके संदर्भ में बात की। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।